हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 11 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 11 फरवरी से संबंधित होंगे और हर प्रश्न के नीचे 5 से 6 लल्लन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। तो 25 मिनट में आज हम लगभग 65 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो कैसे कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चीन ने किया है। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो चीन जो है जो इसका स्पेस स्टेशन है इसका नाम है तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक मिशन भेजा जाता है चीन के द्वारा जिनका नाम है सेंझोऊ 19 चालक दल। यह जो है मिशन भेजा जाता है तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाता है और इस दल के द्वारा जो है एक कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? अंतरिक्ष स्टेशन में किया जाता है। और जो ये ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो रॉकेट के ईंधन में किया जाएगा, ठीक है। तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का निर्माण किसने किया है? तो चीन ने किया है। ऑप्शन मतलब इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा चीन ने किया है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक प्रश्न और याद रखते हैं। एक कंपनी है यूएसए कैलिफोर्निया की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पिन लॉन्च कंपनी, ठीक है। स्पिन लॉन्च कंपनी है। इस कंपनी ने दावा किया है जो रॉकेट जो है स्पेस में भेजा जाता है उसके साथ जो मतलब जो उपग्रह भेजा जाता है उसके साथ जो रॉकेट लगे होते हैं, इस रॉकेट के बिना जो है, ठीक है, इस रॉकेट के बिना जो है सीधे इस सैटेलाइट को कहाँ भेज दिया जाएगा? अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और किस माध्यम से भेजा जाएगा या किस प्रणाली से भेजा जाएगा? तो गतिज प्रक्षेपण प्रणाली से, यानी कि इसको इतनी स्पीड के साथ फेंका जाएगा कि ये जो है पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को जो है गतिज प्रक्षेपण प्रणाली के माध्यम से उपग्रह को कहाँ भेजा जाएगा? अंतरिक्ष तक पहुँचाया जाएगा। किसके बिना? तो रॉकेट के बिना, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो सकेगा। और किस स्पीड से अगर फेंका जाएगा तो उपग्रह जो है बिना रॉकेट के अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा, तो हाइपरसोनिक स्पीड से फेंकना पड़ेगा, ठीक है। और यह दावा किस कंपनी ने किया है? तो स्पिन लॉन्च कंपनी ने किया है। और ये कंपनी कहाँ की है? कैलिफोर्निया यूएसए की कंपनी है। किस गति के माध्यम से भेजा जाएगा? तो गतिज प्रक्षेपण माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि विश्व धरोहर में अगर सोचे हमारे देश के, अगर पूछे कि विश्व धरोहर स्थल में हमारे देश के कितनी स्थल शामिल हैं, तो कुल 43 शामिल हैं। 43वां पूछे कौन सा है? मोइदम है। मोइदम एक कब्रगाह है और किस राज्य का है? तो यह असम में है। अमूर्त धरोहर कितने शामिल हैं? तो 15 शामिल हैं। 15वां कौन सा है? तो गरबा है। और गरबा अगर पूछे किस राज्य का नृत्य है, तो यह गुजरात का है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने शामिल हैं? तो 12 शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि पहला साहित्य शहर जो शामिल हुआ है विश्व धरोहर में, यह कौन सा है? तो कोझिकोड शहर है। और यह शहर अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह केरल का शहर है। कहाँ का? तो यह केरल का शहर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो चीन ने किया है। हाल ही में वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 3 व्यक्तियों को मिला है। एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन को 2024 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा हो गया है? तो यह यूके हो गया है, जिसने अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र भी बंद कर दिया है। किसका है? तो G7 राष्ट्र का है। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO की अगर पूछिए स्थापना कब करी गई है, तो 15 अगस्त को 1958 में करी गई है, ठीक है। और पूछे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। और इसके पूछे संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है? तो अपने इतिहास को पूरी तरह से मिटाने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट किसने शुरू कर दिया है? बांग्लादेश ने किया है, ठीक है।
आप सभी को पता है कि दो जगहों पर एक राष्ट्र हुआ करता था जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भारत हो जाता है। एक राष्ट्र हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान और एक राज्य हुआ करता था, एक राष्ट्र हुआ करता था पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश की आज़ादी की मांग करी जाती है। किसके द्वारा? शेख मुजब्बुर रहमान जी के द्वारा करी जाती है। यहाँ पे एक बिल्डिंग हुआ करती है, यहीं से जो है बांग्लादेश की आज़ादी का मांग किया जाता है। किससे? तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो है आज़ाद हो जाता है बांग्लादेश किसके सहयोग से? भारत के, यानी इंडिया के सहयोग से जो है बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन जाता है 1971 में, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मतलब गुहार लगाई जाती है या फिर जो यहाँ पे एक अपने देश को आज़ाद करने के लिए मुहिम चलाई जाती है शेख मुजब्बुर रहमान जी के द्वारा, वहाँ की जो पार्टी बनाई जाती है आवाम लीग, ठीक। तो यही आवाम लीग जो है 1971 में स्थापित किया जाता है शेख मुजब्बुर रहमान जी के द्वारा। और इसी की जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो शेख हसीना जी हैं, यानी कि मुजब्बुर रहमान जी की बेटी हैं, ठीक है। और ये जो है देश छोड़कर, आप सभी को पता है कि अभी कुछ दंगा हो जाने के कारण ये देश छोड़कर भाग जाती हैं। और इसके बाद जो है बांग्लादेश में अगर पूछे किसका अधिकार हो जाता है, तो बांग्लादेश में पूरी तरह से अधिकार हो जाता है यूनुस का, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं यूनुस, इनका जो है पूरी तरह से बांग्लादेश पर अधिकार हो जाता है। और इन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट चला के जो है जो भी आवामी लीग या शेख हसीना के वफादार हैं उनको गिरफ्तार करके यहाँ का पूरी तरह से जो 1971 से इतिहास शुरू किया गया था आज़ादी के लिए, उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए, यानी कि जो ये बिल्डिंग हुआ करती है इसको भी तोड़ दिया जाता है। किसके तहत? तो ऑपरेशन डेविल हंट के तहत, ठीक है। तो प्रश्न पूछे कि ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा चलाया गया है, तो बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? ढाका है। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ की मुद्रा का नाम है टका। और बांग्लादेश से अगर पूछे भारत की कितनी सीमा साझा होती है, तो 4096 किलोमीटर साझा होती है, जिसके तहत बांग्लादेश से 5 राज्य जो है सीमा बनाते हैं, ठीक है। कितने राज्य? तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पी फॉर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ए फॉर असम हो जाएगा, और एम फॉर मेघालय हो जाएगा, और टी फॉर त्रिपुरा हो जाएगा, और एम फॉर मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। टोटल 4096 किलोमीटर। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सूर्य किरण अभ्यास भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच होता है। हाल ही में चर्चा में रही अनलीज्ड पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है बोरिस जॉनसन की। और ये कौन है? तो ये पूर्व पीएम रह चुके हैं। कहाँ के? तो ये पूर्व पीएम रह चुके हैं यूके, यानी ब्रिटेन के पीएम रह चुके हैं। और इस पुस्तक में जो है पीएम मोदी सरकार की भी चर्चा करी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सोर्स कोड पुस्तक किसकी है? तो यह बिल गेट्स की आत्मकथा है, यह 2025 में लॉन्च होगी। बिकमिंग पुस्तक किसकी है? तो मिशेल ओबामा जी की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा जी है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की पुस्तक है। आई हैव द स्पिरिट पुस्तक अगर पूछे किसकी है, तो आर अश्विन जी की है। हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो वह फ्रांस है। हाल में प्रधानमंत्री जी ने 27,000 करोड़ रुपए के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उड़ीसा में 27,000 करोड़ रुपए के माध्यम से। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूएसए की वैश्विक लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो लीड में अगर पूछे, लीड की जो एक सूची जारी करी जाती है ग्रीन बिल्डिंग 2024, इस सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। प्रश्न को पूरी तरह से व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूएसए की जो एक सूची होती है जिसका नाम है लीड ग्रीन बिल्डिंग रैंकिंग 2024, यह सूची अगर पूछे किसके द्वारा जारी करी जाती है? तो यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी करा जाता है। और इसमें लीड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहते हैं ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। यानी कि जो ग्रीन बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग होती है, इसमें जो है पर्यावरण को ध्यान में रखकर किस तरह से कार्य किया जाता है, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, और जो जीवाश्म ईंधन है यानी कि जो पेट्रोलियम या जो कहते हैं कि बायोगैस है, इसका प्रयोग कम हो सके, उसी के लिए यह सूची जारी करी जाती है। यानी कि बिल्डिंग में किस प्रकार से कार्य किया जाता है जो पर्यावरण के लिए उपयोगी हो। तो इसी में जो है सूची जारी करी गई है, जिसमें सबसे बढ़िया बिल्डिंग जो है पर्यावरण को ध्यान में रख के कहाँ बनाया गया है? तो चीन में बनाया गया है। दूसरे नंबर पर कनाडा में है। तीसरे नंबर पर भारत में बनाया गया है। इसमें यूएसए शामिल नहीं है। इस सूची में अगर बात करते हैं कि अमेरिका का कौन सा स्थान है, यानी यूएसए का कौन सा स्थान है, तो यह इस सूची में शामिल नहीं है, ठीक है।
तो अगर बात करें कि ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व में पहला स्थान किसका है, चीन का, दूसरा कनाडा का और तीसरा भारत का है। हाल ही में चर्चा में रहे अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो जो माइनर कार्यक्रम शुरू किया गया है या क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो करुणानिधि जी को सम्मानित किया गया है। ये पूर्व CM रह चुके हैं, किस राज्य के, तो तमिलनाडु के CM रह चुके हैं। हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 का पुरस्कार पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ATP संघाई मास्टर 1000 पुरुष एकल का खिताब अगर पूछे किसने जीता है, तो जेनिक सिनर जीते हैं। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये इटली के हैं। हाल ही में नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी कमान कहाँ स्थापित करेगा, तो यह फिनलैंड में स्थापित करेगा। वहीं पूछे कि नाटो का जो 32वां देश यानी नवीनतम देश बना है, कौन बना है, तो स्वीडन बना है। ठीक है, बात करते हैं कि फिनलैंड, यह इसे झीलों का देश कहते हैं और फिनलैंड की जो मुद्रा है इसका नाम है क्रोन। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो INS संधायक है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है, तो शक्ति बैंड से संबंधित है शंकर महादेवन जी और जाकिर हुसैन जी संबंधित हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% FDI का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध कौन सा है, तो डिफेंस क्षेत्र में 100% का FDI प्राप्त करने वाली साब कंपनी का संबंध किस देश से है, तो यह है स्वीडन की कंपनी। ठीक है, जिसको भारत सरकार के द्वारा जो है FDI में रक्षा क्षेत्र में 100% का FDI प्राप्त हो चुका है। बात करते हैं FDI जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको जो है दो तरह से प्राप्त किया जाता है, एक तो ऑटोमेटिक रूप से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये 74% ही प्राप्त होती है। लेकिन जब इसमें सरकार की परमिशन के माध्यम से अगर FDI प्राप्त किया जाता है तो जो है 100% तक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो है FDI अगर पूछे प्राप्त करने के कितने रूट हैं, तो 2 रूट है, एक तो ऑटोमेटिक और दूसरा परमिशन यानी सरकार की परमिशन से अगर कोई कंपनी जो है लाभ लेना चाहती है तो उसे जो है 100% का FDI प्राप्त हो सकता है। तो अभी पहली डिफेंस कंपनी कौन सी बन गई है जिसको 100% का FDI प्राप्त हुआ है, तो साप कंपनी बन गई है। और यह कंपनी कहाँ की कंपनी है, तो यह स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, जिसके लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया गया है। 100% FDI मिलने के बाद जो ये साब कंपनी है वह अपनी एक साब कंपनी भारत में ओपन करेगी, जो कि इस नाम से होगा, जिसका नाम है साब FFB इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यह एक कंपनी स्थापित किया जाएगा साब कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है साब FFB इंडिया कंपनी। और यह कंपनी भारत में क्या निर्माण करने वाली है, तो कैल गुस्ताख M4 सिस्टम को मतलब निर्माण करेगी। तो कैल गुस्ताफ M4 सिस्टम का निर्माण करेगी स्वीडन की कंपनी, आपको याद रखना है, जिसके लिए इस पर मेड इन इंडिया लिखकर आएगा। और ये कैल गुस्ताफ क्या है, तो आप सभी देखते होंगे कि जब युद्ध होता होगा तो कोई व्यक्ति अपने कंधे पर जो एक रॉकेट रख के लॉन्च करता है, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल हो, जब उसको जो अपने कंधे पे रख के जो है लॉन्च किया जाता है, तो आप देखते होंगे ऐसे मिसाइल की तरह ऐसे कंधे से जो है निकलता है, तो उसी को जो है कैल गुस्ताख कहा जाता है। तो कैल गुस्ताख का निर्माण अब कौन कंपनी करेगी, साब FF इंडिया कंपनी करेगी, क्योंकि इसे पहली बार डिफेंस में 100% का FDI प्राप्त हो चुका है भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में अगर पूछे सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो नाइजीरिया है। नाइजीरिया की राजधानी का नाम है अबूजा। हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया है, 14 अक्टूबर को मनाया गया है। और इस बार जो है विश्व मानक दिवस 2024 की थीम रखी गई है बेहतर दुनिया के पहले साझा दृष्टिकोण, इसकी थीम रखी गई है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किस देश से है, तो यह जापान से संबंधित है। हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मतलब काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह कजाकिस्तान और इंडिया के बीच यह होने वाला 8वां अभ्यास है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश पूछे कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी अस्ताना है। और अभी हाल ही में SCO 2024 की बैठक अगर पूछे कहाँ हुई है, तो कजाकिस्तान के शहर अस्ताना में हुआ है। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक 2 समूचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह फेस्टिवल आयोजित किया जाता है लद्दाख में। 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र की सेना के बीच में होता है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तीसरे क्रम का राजस्थान में किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए तो साइक्लोन अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और मिस्र के बीच में होता है। पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2023
2023 में, ठीक है। यानी कि 2025 में इसका कौन सा संस्करण है, तो तीसरा संस्करण है, ये आपको याद रखना है। और यह 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो राजस्थान के महाजन फील्ड में इसका आयोजन, जो कि बीकानेर के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, ये आपको याद रखना है। जो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ नाइल, यह जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। अभी हाल ही में यह किसको प्रदान किया गया है, तो पीएम मोदी जी को प्रदान किया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। और नील नदी का वरदान अगर पूछे किस देश को कहा जाता है, तो वह नील नदी को मतलब मिस्र को कहा जाता है। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है, तो सचिन तेंदुलकर जी को किया है। इनकी फेमस पुस्तक का क्या नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, यह इनकी आत्मकथा है। और इनकी प्रतिमा जो बनाई गई है किस स्टेडियम में बनाया गया है, वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया है। और इसी वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का मुख्यालय भी है। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। समुद्र के ऊपर बना भारत का सबसे बड़ा पुल अटल सेतु, ठीक है। तो अगर पूछे कि समुद्र के ऊपर बना भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, अटल सेतु है, ये आपको याद रखना है। अगर इसकी लंबाई पूछे तो 21.8 किलोमीटर है। कितना है, तो 21.8 किलोमीटर है, जो मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, तो एस सोमनाथ जी को किया है, जो कि पूर्व इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक हुई है वाशिंगटन DC में, जो कि USA की राजधानी है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है, तो यह सौंपा गया है हंगरी को। किस क्रम का हुआ है, तो यह हुआ है 45वें क्रम का। और इस हंगरी में अगर पूछे कि शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में गोल्ड किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है, ठीक है। हाल ही में दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नामीबिया के, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सैम नुजोमा, इनका भी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका पर जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है नामीबिया के देश को आज़ाद कराने वाले संस्थापक अगर पूछे कौन माने जाते हैं, तो सैम नुजोमा माने जाते हैं। और जब आज़ाद हो गया नामीबिया कब, 1990 में। और उसी टाइम पे अगर पूछे कि नामीबिया के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो सैम नुजोमा बने थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है रंग भेदभाव का जो है यहाँ पे कारण बताया जाता है, जिसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को अलग कराया गया था, ठीक है। वहीं पूछे कि नामीबिया की राजधानी का क्या नाम है, तो नामीबिया की राजधानी का नाम है विंडहोक, ये आपको याद रखना है। और इसी नामीबिया से जो चीते आए थे, चीता और चीती आई थी, वो हमारे देश में किस राष्ट्रीय उद्यान में आए थे, तो कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। और ये कूनो नेशनल पार्क अगर पूछे किस राज्य का नेशनल पार्क है, तो मध्य प्रदेश का यह राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामा सुजुकी का निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से था, तो ये जापान के थे, जो कि भारत में कार क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन जी का भी हाल ही में निधन हो गया, मनमोहन सिंह जी का, इन सभी व्यक्तियों का भी हाल ही में निधन हो जाता है। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, देख लेते हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, इन्हें जो है 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। मनमोहन सिंह जी का भी अभी हाल ही में निधन हो जाता है। ये भारत के गृह मंत्री मतलब वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम कर चुके हैं। इन्हें जो है पद्म विभूषण 1987 में प्रदान किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। तो राजीव तारानाथ जी, ये सरोद वादक हैं। राम नारायण अग्रवाल जी, ये भारत में अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ करी गई है, तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ करी गई है। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है, तो GSLV F14 से लॉन्च किया गया है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है, तो एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है। और इस बार जो है किस क्रम का है, तो 15वें क्रम का है।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो एरो इंडिया शो, इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने करा है तो इसका शुभारंभ किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और जो यह एरो इंडिया शो है यह एशिया का सबसे बड़ा शो है, ठीक है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो बेंगलुरु में किया गया है। किस स्थान पर? तो बेंगलुरु में यलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर इसका शुभारंभ किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। और किस क्रम का किया गया है? तो इस बार जो है यह 15वें क्रम का इसका आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं कि जो बजट 2025-26 के लिए जारी किया गया है, इसमें सर्वाधिक धन अगर पूछे किस क्षेत्र में दिया गया है तो रक्षा से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है पैसा दिया गया है, ठीक है। और जो ये बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, किस क्रम का पेश किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का ये 8वां लगातार बजट पेश किया है। हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग कर दिया है? तो इस प्रकार का कार्य किया गया है राजस्थान में। बात करते हैं कि राजस्थान के सीएम वर्तमान में कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं, जो कि वर्तमान में 9 जिलों को जो है भंग करके वर्तमान में 11 जिले जो है बना दिए गए हैं राजस्थान में, और 7 संभाग बना दिए गए हैं। कहाँ पर? तो ये दोनों कार्य किए गए हैं राजस्थान में। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान में किया गया है, जिसे CMS COP14 भी कहा जाता है। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह कोच्चि में करा जाएगा। किसके द्वारा? BPCL के द्वारा। हाल ही में 98 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो 2 व्यक्तियों को मिला है, गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार साहब को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, ठीक है। विश्व दलहन दिवस अगर बात करते हैं तो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2016 में विश्व दलहन वर्ष घोषित किया गया था। अगर पूछे कि विश्व दलहन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था तो 2016 के वर्ष को घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और प्रत्येक 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस याद रखना है, 10 ही फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, यानी कि जो पेट में कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए सरकारी स्कूलों में जो है एक गोली दी जाती है जिसका नाम है, यानी दवाई दी जाती है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल दवाई, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल दवाई जो है यह पेट के कीड़ों को मारने के लिए 10 फरवरी को दिया जाता है, और एक दिया जाता है 10 अगस्त को, यानी कि साल में 2 बार दिया जाता है, ठीक है। यह दवा 2 बार दिया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दवा जो है साल में 2 बार दिया जाता है, तो 10 फरवरी को, और दूसरा जो है 10 अगस्त को दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो यह महाराष्ट्र में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है अगर पूछे कि फोकस देश किसको बनाया गया है तो दक्षिण कोरिया को बनाया गया है। और जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था इसमें जो है शुरुआत के टाइम पे अगर पूछे कि जो स्टार्टिंग फिल्म है कौन सी ओपन करी गई थी, तो इसमें द ब्लैक डॉग से जो है यह फेस्टिवल शुरुआत करी गई है। और यह मूवी कहाँ की है? यह चीन की मूवी है। एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया है तो यह जावेद अख्तर जी को दिया गया है। हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ लॉन्च किया है? तो यह गंगटोक सिक्किम में लॉन्च किया है। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आरती सरीन है। प्रीति रजक ये कौन है? तो आर्मी की पहली महिला सूबेदार हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेट पैक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है बैड गर्ल को, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इस बार जो है 54वें क्रम का आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसी में जो है अगर पूछे कि नेट पैक अवार्ड किस मूवी को दिया गया है तो भारत की तरफ से बैड गर्ल मूवी को दिया गया है। और इस मूवी के अगर पूछे निर्देशक कौन है तो वर्षा थरक जी इसके निर्देशक हैं, ये आपको याद रखना है। और इस मूवी में थोड़ी सी आप सभी को बात बता देते हैं किसका उल्लेख किया गया है, यानी कि यह मूवी किस पर बनी है। तो एक ब्राह्मण गर्ल होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी आप सभी को पता है कि सभी लड़कियों में होता है कामोत्तेजना के प्रति जो है भाव होता है। तो इसमें जो है यही बात बताई गई है कि एक ब्राह्मण गर्ल होती है, उसके अंदर भी जो है
यौन उत्तेजना भी होती है। तो इसी बारे में जो है इसमें जो है चर्चा करी गई है और समाज में बोला गया है कि जो ये ब्राह्मण लड़की है ये किस प्रकार से समाज में जो है गंदगी फैला रही है। तो इसी टाइप का जो है इस मूवी में चर्चा किया गया है। और इस मूवी की अगर पूछे निर्देशक कौन है तो वर्षा थरक है, ये आपको याद रखना है। तो नेट पैक अवार्ड किसको मिला है? बैड गर्ल को मिला है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं रॉटरडम, यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह राइन नदी के किनारे स्थित है। और यह पूछे किस देश का शहर है? तो नीदरलैंड का एक शहर है। जो रॉटरडम एक बंदरगाह भी है जो कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। और यहाँ पूछे कि नीदरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है? तो यूएसए में जीता है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। और उप विजेता कौन बनी है? यानी कि जो कोनेरू हम्पी हैं इन्होंने किसको हरा दिया है? सुकुंदर को हरा दिया है। और ये कहाँ की हैं? इंडोनेशिया की हैं। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्याम निखिल जी बने हैं। और सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन कौन बन चुके हैं? तो ये डी गुकेश बन चुके हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। हाल में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह 3 देशों के बीच में होता है दोस्ती अभ्यास, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका में। और 16वां संस्करण इसका कहाँ आयोजित किया गया है? तो मालदीव में। हाल में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख के फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीती है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? तो IIM शिलोंग हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने वाले दूसरे क्रम में कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा जी बन गए हैं। पहले यहाँ पे किसका नाम हुआ करता था? तो यहाँ पे आप सभी को जो काले से हैं अभी उसका नाम हम बता देंगे, क्रिस गेल, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन थे? क्रिस गेल थे। अब दूसरे नंबर पर अगर पूछे कौन आ चुके हैं तो रोहित शर्मा जी आ चुके हैं, ठीक है। तो रोहित शर्मा वनडे में अगर पूछे दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने टोटल अगर पूछे कुल कितने सिक्स लगा चुके हैं तो 336 सिक्स लगा चुके हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं। वहीं बात करते हैं कि पहला स्थान किसका है छक्का लगाने में? तो शाहिद अफरीदी का है, ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने टोटल 351 छक्के लगा चुके हैं, ठीक है। अब तक जो है दूसरा स्थान किसका हुआ करता था? क्रिस गेल का हुआ करता था, लेकिन अब क्रिस गेल जो है तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? तो हिटमैन है, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न और याद रखना है आप सभी को कि वरुण चक्रवर्ती इन्होंने अपना पहला मैच डेब्यू किया है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने अपना पहला मैच जो है अगर पूछे कितने वर्ष की उम्र में डेब्यू किया है तो 33 वर्ष की उम्र में डेब्यू किया है। और ये भारत के सेकेंड सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी भी बन चुके हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र के बाद जो है डेब्यू करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं अरुण चक्रवर्ती। कितने वर्ष में डेब्यू किया है? तो 33 वर्ष में। वहीं पहले व्यक्ति कौन है जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी डेब्यू किए थे? तो फारूक इंजीनियर थे, ठीक है। हाल ही में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किसने घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो मुंबई में। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मनिक राव जी को नियुक्त किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह स्पेन में हुआ है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से टाइम लग जाता है और किसी किसी प्रश्न में व्याख्या भी आसानी से देना मतलब आसानी से नहीं दिया जा सकता, जिसके लिए थोड़ा टाइम उसमें देना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।